प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल वर्मा स्टडी 2020 बुक लाना। मैं यूपी बोर्ड के क्लास 11 के छात्र छात्राओं के लिए इकोनॉमिक सब्जेक्ट को हिंदी माध्यम से मैं फुल कोर्स कराऊंगा। यदि आप फुल कोर्स करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्यारे बच्चों, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास बुक में चैप्टर 4 चल रहा है, निर्धनता, पॉवर्टी। इसमें 2 वीडियो हमने डाल दिया है, आज तीसरा वीडियो है। इसमें मैंने बताया था कि इस पाठ में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि निर्धनता होने के कारण क्या है और निर्धनता दूर करने के उपाय कौन कौन से हैं, या अपना सुझाव दीजिए। उपाय की जगह कभी कभी सुझाव भी पूछता है कि निर्धनता दूर करने के लिए आप अपना सुझाव दीजिए। देखो, निर्धनता दूर करने के उपाय और निर्धनता दूर करने के सुझाव के अलावा क्वेश्चन थोड़ा सा अलग टाइप का घुमाता है। वो बनता है कि भारत में सरकार के द्वारा निर्धनता दूर करने के क्या क्या प्रयास किए गए हैं सरकार के द्वारा, या निर्धनता उन्मूलन कार्यक्रम कौन कौन से चलाया गया। तो निर्धनता दूर करने के उपाय और सरकार द्वारा निर्धनता दूर करने के प्रयास या उपाय अलग है। तो आज हम इस वीडियो में केवल पढ़ेंगे कि निर्धनता दूर करने के सुझाव क्या है या उपाय क्या है। देखिए, ज़्यादातर अगर आप कारण बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो इन्हीं कारणों को, जो निर्धनता दूर करने का कारण है, अगर इनको हम दूर कर दें तो निर्धनता अपने आप दूर हो जाएगी। तो ज़्यादातर कारण से ही उपाय या सुझाव आपको मिल जाता है। अब देखिए, भारत में निर्धनता दूर करने के निम्नलिखित उपाय है। कुल हमने 10 पॉइंट बताया है, जिसमें पहला है आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए। प्यारे बच्चों, देखो, क्वेश्चन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा क्वेश्चन आता है तो जो 10 पॉइंट है इनमें से आप 2-3 पॉइंट लिख लेंगे, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन आता है, ज़्यादा नंबर का 6 मार्क का आता है, तो फिर ये जो पॉइंट है वो हेडिंग बन जाते हैं और ये हेडिंग के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। तो ये मैंने पॉइंट लिखा है, अंडरलाइन भी कर दिया, ताकि आप ये समझ लें कि ये हेडिंग है। हेडिंग का मतलब होता है कि एक प्रकार से ये उससे रिलेटेड प्रकरण है, इसके बारे में आप कुछ ज़्यादा लिखेंगे अगर नंबर ज़्यादा नंबर का आता है तो पहला है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए। देखिए, अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित अर्थव्यवस्था, जिसे विकासशील अर्थव्यवस्था भी कहते हैं, विकसित होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम आर्थिक विकास की गति को तीव्र करें, तेज करें, तो इसके लिए सबसे उपाय तो यह है कि ज़्यादातर रोजगार के नए सृजन उत्पन्न किए जाएं, मतलब औद्योगिकरण किया जाए और तरह तरह के विभिन्न कार्य सरकार के द्वारा शुरू कराए जाएं, जिससे लोगों को रोजगार मिले। तो निर्धनता दूर करने का एक मूलभूत उपाय है कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र किया जाए, तेज किया जाए। और जब तेजी होगा तो देखो, रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे, नए अवसर मिलेंगे, और जब लोगों को रोजगार मिलेगा, खेतों में रोजगार मिलेगा, कारखानों में मिलेगा अधिक से अधिक, तो क्या होगा, उनकी आय बढ़ेगी। और आय बढ़ेगी, जितना ही रोजगार बढ़ेगा उतना ही उनके पैसे बढ़ेंगे, आय बढ़ेगी, तो निर्धनता दूर होगी। तो हमें उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा पहला पॉइंट कि आर्थिक विकास की गति को तीव्र करने से रोजगार के नए अवसर सृजन होंगे और नए रोजगार लोगों को मिलेगा, आय बढ़ेगी, तो निर्धनता में कमी आएगी। दूसरा है आय एवं धन के वितरण की असमानताओं को कम किया जाए। कल वाले वीडियो में बताया था कि पूरे जो राष्ट्रीय आय है उसका 3% धन जनसंख्या के मात्र 10% लोगों पर है। राष्ट्रीय आय का 30% धन जनसंख्या के मात्र 10% लोगों पर है, और निर्धन वर्ग में 20% जनसंख्या का जो है क्षेत्र, मतलब आकार, उस 20% में मात्र 8% है राष्ट्रीय आय का। तो सोचो कितना असमानता है आय एवं धन के वितरण में, कि 20% लोगों पर तो 8% है राष्ट्रीय आय का हिस्सा और 10% पर 30% है राष्ट्रीय आय का हिस्सा।
तो इस असमानता को, आय एवं धन के वितरण के असमानता को कैसे कम किया जाए ताकि निर्धनता दूर हो, तो इसके लिए दो उपाय है, राजकोषीय उपाय और कानूनी उपाय। यहाँ हमने इसके बारे में लिखा नहीं, राजकोषीय उपाय और कानूनी उपाय को आप बढ़िया से समझ लें यहीं पर, ताकि इनको अगर हेडिंग बनाते हैं तो इनके बारे में लिखें। देखिए, राजकोषीय का मतलब ही होता है कि ये जो है गवर्नमेंट से रिलेटेड वर्ड है। तो राजकोषीय उपाय में क्या होता है कि जो धनी वर्ग के लोग हैं, जो संपन्न वर्ग है, गैर निर्धन वर्ग जो हैं, उनकी आय मतलब संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर टैक्स लगा देती है। और टैक्स नहीं, ऊंचा टैक्स, ऊंची दर लगाती है गवर्नमेंट धनी लोगों पर, कर की ऊंची दर लगाती है। तो होता क्या है कि इससे जो है सरकार के पास टैक्स आता है, पैसे आता है, और वो समाज के गरीब लोगों में या खरीदे जाने वाली वस्तुओं में आर्थिक सहायता के रूप में व्यय करती है। तो राजकोषीय उपाय का मतलब हुआ कि राजकोषीय उपाय में धनी वर्ग की आय पर कर की ऊंची दर लगाना, और इस कर की ऊंची दर लगाने से जो पैसे मिलते हैं वो समाज के निर्धन वर्ग पर खर्च किया जाता है, या निर्धन वर्ग को जो बांटने के लिए सामान्य वस्तुओं खरीदा जाता है उन पर सब्सिडी दी जाती है। तो ये कहलाता है राजकोषीय उपाय। और कानूनी उपाय, कानूनी उपाय का मतलब ये हुआ कि जो न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, सरकार जो है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम एक्ट पारित करती है, जिसे 1948 में पास हुआ था, कि इससे कम मजदूरी कोई भी मालिक किसी को नहीं देगा। तो कानूनी उपाय में ये बात आएगी कि न्यूनतम मजदूरी अधिनियम मालिकों के लिए यह अनिवार्य बनाया जाता है कि वो अपने कर्मचारियों को जो न्यूनतम मजदूरी है उसे अनिवार्य रूप से देना होगा। तो ये कानूनी उपाय हुआ। कितना बढ़िया उपाय है कि इसमें धनी वर्ग के प्रॉपर्टी पर या आय पर टैक्स लगा दिया गया और वो पैसा निर्धन वर्ग पर खर्च किया गया, और कानूनी उपाय में ये बाध्यता किया गया कि किसी भी मालिक को इससे कम की मजदूरी नहीं देनी है। तो जब ऐसा होगा तो स्वाभाविक है कि निर्धनता कम होगा। तीसरा है जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना। जनसंख्या वृद्धि, देखो अपने देश में क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय आय में तो वृद्धि हो रही है, लेकिन जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण वो राष्ट्रीय आय निष्प्रभावी हो जा रहा है। हमारी जितनी राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो रही है उसके अनुपात में जनसंख्या में वृद्धि ज़्यादा हो रही है। तो क्या हो रहा है कि राष्ट्रीय आय में वृद्धि मालूम नहीं हो पाता, निष्प्रभावी हो जाता है। और जब राष्ट्रीय आय में कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय कम होगी, स्वाभाविक है, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का सूत्र होता है कि राष्ट्रीय आय में कुल जनसंख्या से भाग देते हैं। भाई सोचने की बात है, जैसे मान लो एक परिवार है और उसमें 10 लोग हैं, 10 लोगों का मिला करके अगर 10,000 रुपये आय है, एक परिवार की बात बता रहा हूँ, एक परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोगों को मिलाकर, कोई बच्चा है, कोई स्त्री है, कोई बुजुर्ग है, कोई कार्य करने वाला, सबको एवरेज मान लिया गया कि पूरे परिवार से 10,000 रुपये प्रति मंथ आय है। अब हम प्रति व्यक्ति आय के पूछे तो प्रति व्यक्ति आय में यही तो होगा, कुल आय 10,000 हो गया और कुल जनसंख्या 10 लोग हैं, तो 10,000 में जब 10 का भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आया 1,000 रुपये। तो अगर ये स्वाभाविक है, अगर इनमें मतलब संख्या कम होती, मान लो 5 लोग होते और 10,000 तब भी आय होती, तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ नहीं जाती, 2,000 रुपये मंथ हो जाता। इसी तरह से राष्ट्रीय आय पर होता है कि जब जनसंख्या वृद्धि ज़्यादा होती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, और जब जनसंख्या कम रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी। अच्छा, जब प्रति व्यक्ति आय ज़्यादा होगी तो क्या होगा, हमारे देश की जीडीपी बढ़ेगी, सकल घरेलू उत्पाद जब बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगा, तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी। अगर जीडीपी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आगे पढ़ाया जाएगा। आप ये समझ लो कि जब जनसंख्या बढ़ती है तो प्रति व्यक्ति आय कम हो जाती है, और जनसंख्या संतुलित या कम रहेगी तो प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, और प्रति व्यक्ति आय में जब वृद्धि होगी तो क्या होगा, वो बचत ज़्यादा करेगा। देखो लिखा है प्रति व्यक्ति आय से अधिक बचत होगी
और बचत करेगा, अधिक निवेश भी करेगा। रोजगार के मामले में इधर उधर निवेश खर्च करेगा। जब खर्च करेगा तो अधिक उत्पादन होगा, और अधिक उत्पादन होगा तो रोजगार भी लोगों को मिलेगा, और अंत में क्या होगा, निर्धनता कम होगी। तो जनसंख्या नियंत्रण द्वारा निर्धनता का सामना करना आसान है, लेकिन जब लिखने की बात आती है तो आउट ऑफ टॉपिक से लोग लिखते हैं, बच्चे लिखते हैं। तो यहाँ ये ध्यान, सबसे बड़ी मेन पॉइंट यही है कि जनसंख्या वृद्धि से जो है निर्धनता बढ़ती है, और जनसंख्या जब वृद्धि नहीं होगी, संतुलन में रहेगा, तो जीडीपी में वृद्धि होगी। जीडीपी से प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि होगी, प्रति व्यक्ति आय से बचत ज़्यादा होगी, अधिक निवेश होगा, अधिक उत्पादन होगा, अधिक रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो गरीबी अपने आप दूर हो जाएगी। तीसरा है चौथा, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए यथासंभव प्रयास किया जाना चाहिए। भाई, कृषि उत्पादकता को बढ़ाने के लिए कृषि का यंत्रीकरण, पहले परंपरागत विधियों को न अपनाएं, यंत्रों के द्वारा खेती करें, बढ़िया से खेती करें, आधुनिकीकरण करें, अपडेट हों, तमाम तरह की नई नई खोजें हो रही है, नई मिट्टी की जांच करने की व्यवस्था है, उन्नतशील किस्में आ रही हैं। तो यंत्रीकरण और आधुनिकीकरण के द्वारा खेती किया जाएगा तो उत्पादन ज़्यादा होगा। तो यंत्रिक आधुनिकीकरण में क्या क्या बात है कि उन्नत बीज किसानों को मिले, सिंचाई के साधन उपलब्ध हो, रासायनिक उर्वरक उपलब्ध हो, कंपोस्ट खाद का विशेष प्रयोग किया जाए, छोटे किसानों को आर्थिक सहायता सब्सिडी दी जाए, भूमिहीन जो किसान हैं उनको भूमि दिया जाए। भूदान आंदोलन भी एक बार इसी तरह से चला था, तो भूमिहीन किसानों को भूमि दिया जाए। ये जब प्रयास होंगे तो निश्चित रूप से जब कृषि उत्पादन बढ़ेगा तो लोगों की निर्धनता दूर होगी। पांचवा है, कीमत स्थिरता के लिए उत्पादन एवं वितरण प्रणाली में सुधार किए जाए। कीमत स्थिरता, अगर किसी जो वस्तुएं हैं, विशेष तौर से अनिवार्य वस्तुएं, उनकी अगर कीमत में वृद्धि होती जाएगी तो क्या होगा, निर्धन लोगों को परेशानी होगी, निर्धन लोगों का जीवन स्तर और भी नीचा होता जाएगा, गरीबी बढ़ती जाएगी। भाई, जिसे हम कहते हैं मुद्रास्फीति आ गया, महंगाई हो गई। महंगाई होती है तो सबसे ज़्यादा प्रभावित निर्धन वर्ग के लोग होते हैं, क्योंकि उनके पास पैसे कम होते हैं और वस्तुएं कम मिलती हैं, तो उनका जीवन स्तर और भी नीचा होता है। मार्केट में जाएगा तो सब्जी लेने जाएगा तो सस्ता से सस्ता सब्जी खरीदेगा, क्योंकि पैसे नहीं है। तो उसका जीवन स्तर कीमत बढ़ने से या महंगाई बढ़ने से या मुद्रास्फीति के आने से जीवन स्तर कम होता जाता है। अब कीमत में स्थिरता कैसे लाई जाए, प्रश्न उठता है कि कीमत में स्थिरता, कीमत बढ़े नहीं, क्या किया जाए। तो सबसे पहला उपाय तो यह है कि खाद्य तथा आय वस्तुओं का उत्पादन बढ़ा जाए। आम वस्तुओं का, आम का मतलब जनरल जो चीज़ें ज़रूरत है, जैसे खाद्यान्न में रोटी के बिना काम नहीं चलेगा, चावल के बिना काम नहीं चलेगा, सब्जियों के बिना काम नहीं चलेगा, है ना, टूथपेस्ट के बिना, नमक के बिना, ये सब आम वस्तुएं हो गई। तो खाद्य तथा आम वस्तुओं का उत्पादन बढ़ाया जाए। और दूसरा यह है कि जो जनरल जिसकी बहुत ज़रूरत होती है उपभोग करने में, सामान्य जीवन जीने में, उनका वितरण उचित मूल्य दुकानों पर किया जाए। उचित मूल्य दुकानों पर, उचित मूल्य दुकानें राशन वाली जो दुकानें होती हैं, किसान वहाँ से ले आता है। देख रहे हो कि गवर्नमेंट जो है अनिवार्य वस्तुओं को, गेहूँ, चावल, चीनी, दाल, मिट्टी का तेल तो खैर बंद हो गया, गेहूँ, चावल, चीनी, नमक भी, ये सब सरकारी दुकानों से वितरित कराती है सस्ते दामों पर। क्यों? ताकि निर्धन वर्ग को आसानी से उपलब्ध हो जाए। छठा है बेरोजगारी, अर्ध बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, शिक्षित बेरोजगारी को दूर करने के लिए ठोस कदम उठाए जाए। अरे भाई, बेरोजगारी, जब तक रोजगार नहीं रहेगा, पैसे नहीं आएगा तो जीवन स्तर कैसे ऊपर होगा, और जीवन स्तर न्यूनतम होगा, कुपोषण के शिकार होंगे, शिक्षा नहीं मिलेगी, तो गरीबी तो बढ़ेगी। अब बेरोजगारी कई प्रकार की होती है, जैसे अर्ध बेरोजगारी, कुछ समय काम मिला और कुछ समय नहीं मिला।
अदृश्य बेरोजगारी जैसे खेती है, उसमें 5 लोगों का काम है, पूरे परिवार के 10 लोग लगे हुए हैं, तो 5 लोग एक्स्ट्रा लगे हैं, तो 5 अदृश्य बेरोजगारी कहे जाएगा। उनकी ज़रूरत नहीं है फिर भी उसमें लगे हुए हैं। मौसमी बेरोजगारी सीजनल, जैसे मान लो कि गन्ने का जब चीनी मिल चलने लगता है तो उनको रोजगार मिल जाता है, जैसे ही गन्ने की चीनी मिल बंद हो जाती है रोजगार बंद हो जाता है, तो मौसमी बेरोजगारी। शिक्षित बेरोजगारी, लोग पढ़ लिख करके उनको काम ही नहीं मिल रहा है, काम करना चाह रहे हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिल रहा है, तो शिक्षित बेरोजगारी होगी। तो कुल मिलाकर के बेरोजगारी को दूर करने का उपाय सरकार को करना चाहिए। 7वां है उत्पादन की तकनीक में आवश्यक परिवर्तन किए जाएं। उत्पादन की तकनीक में देखिए, जब उत्पादन होता है, प्रोफेसर गुन्नर मिडल ने कहा था कि भारत में श्रम प्रधान पूंजी तकनीक अपनाई जाए, इससे रोजगार की मात्रा बढ़ती और निर्धनता दूर होगी। उत्पादन करने की जो तकनीक है वो 2 तरह की होती है, श्रम प्रधान तकनीक और पूंजी प्रधान तकनीक। श्रम प्रधान तकनीक में मशीनों का प्रयोग कम किया जाता है और श्रमिकों का प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। पूंजी प्रधान तकनीक में इसका उल्टा, मशीनों का प्रयोग ज़्यादा होगा और श्रमिक का प्रयोग कम। तो गुन्नर मिडल ने कहा था कि श्रम प्रधान तकनीक अपनाई जाए ताकि श्रमिकों को अधिक से अधिक उसमें जब रोजगार मिलेगा तो श्रमिकों की निर्धनता दूर होगी। 8वां है निर्धनों के न्यूनतम आवश्यकताओं का प्रावधान। अरे जो मूलभूत आवश्यकताएं, हमने कल वीडियो में बताया भी था कि रोटी है, रोटी का मतलब भोजन से है, कपड़ा है, मकान है, स्वास्थ्य है, शिक्षा है, ये निर्धनों को मिलना चाहिए और गवर्नमेंट पूरा प्रयास करती है। देखिए गवर्नमेंट जो है, जो निर्धन वर्ग हैं उनको मकान बनवा रही है, महीने में चावल, गेहूं, दाल, चीनी वितरित कर रही है, चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध है। सरकारी हॉस्पिटलों में आप चले जाएं तो 1 रुपये की पर्ची से दवा मिल जाता है, MBBS जैसे डॉक्टरों का आपका ट्रीटमेंट हो जाता है। प्राथमिक शिक्षा 1 से 8 तक फ्री निःशुल्क शिक्षा है, बल्कि इन बच्चों को फ्री में पुस्तकें बांटी जाती है, बैग दिया जाता है, इतना तक मिड डे मील से उन्हें भोजन कराया जाता है, छात्रवृत्ति दी जाती है। तो ये क्या है, निर्धनों की न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करने का सरकार द्वारा प्रयास किया जा रहा है जिससे निर्धनता दूर हो जाए। 9वां है देश के पिछड़े क्षेत्रों के विकास पर विशेष ध्यान दिया जाए। कुछ ऐसे पिछड़े क्षेत्र हैं जहां पर विकास कम हुआ, जैसे उड़ीसा है, नागालैंड है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, ये पिछड़े क्षेत्र या पिछड़े प्रदेश हैं। इन पर सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, विशेष इन प्रदेशों को अनुदान देना चाहिए ताकि इनकी निर्धनता दूर हो। लास्ट है स्वरोजगार के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए। अभी आप देख रहे हैं कि कोरोना महामारी के बाद गवर्नमेंट विशेष तौर से कैबिनेट मतलब मोदी सरकार जो है स्वरोजगार के लिए जोर लगा रही है। ये कर रही है कि सरकारी नौकरी देना संभव नहीं है, आप स्वरोजगार करें। इसके लिए आप बैंक से, समाज कल्याण विभाग से, पोस्ट ऑफिस से, जहाँ से भी हो ऋण लें और स्वरोजगार करें। और सरकार भी स्वरोजगार के लिए आप शिक्षा पर लोन ले सकते हैं। तमाम प्रकार के बैंक में जाने के बाद आपको लोन लेने की विशेष सुविधा उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ें गवर्नमेंट के द्वारा उपलब्ध कराई जाए। तो प्यारे बच्चों, निर्धनता दूर करने के, और ये भारत के संदर्भ में पूछा जाएगा आपसे, तो भारत में निर्धनता दूर करने के उपाय या निर्धनता दूर करने के आपके द्वारा सुझाव 10 पॉइंट दिए गए। इन्हें हमें उम्मीद है कि बहुत आसानी से रटने से काम नहीं चलेगा। आप इन 10 पॉइंटों को हेडिंग याद कर लेंगे और उनके बारे में थोड़ा सा मनन करेंगे तो अपने आप व्याख्या कर लेंगे। और कल वाले वीडियो में जो है सरकार द्वारा निर्धनता दूर करने के प्रयास या उपाय या निर्धनता निवारण, निर्धनता उन्मूलन उपाय कल हम लोग पढ़ेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी करिए अपने दोस्तों के पास, अपने रिलेशन के पास, ताकि जो नहीं इधर उधर जाकर कहीं पढ़ सकते हैं इंस्टीट्यूट में, तो हम इससे लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।